कल गुड़गांव से मुंबई आया और आज जुहू बीच के ऊपर मैं जब घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ लोग कितने खुश हैं और सिक्योरिटी और सेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं इस देश के अंदर। आज यूक्रेन में क्या हालात है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं देश को। आपको पता है अपने देश में भी कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें हो सकता था कि देश के लोग छोड़ छोड़ के भागें, लेकिन कुछ बहादुर लोगों ने फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने मिलकर के उनका मुकाबला किया और उनको खदेड़ दिया कि आज हमारे देश के लोग शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। किसी भी देश के लिए मुश्किल वक्त के अंदर खड़े होने वाले लोग और उनके उसके लिए लड़ने के लिए जो लोग तैयार होते हैं, जैसे आज यूक्रेन के अंदर लोकल लोग तैयार हो रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस इस प्रकार से अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है कि वो ऐसा मौका ही नहीं आने देते कि सिविलियंस को इस प्रकार के दुखद प्रकरणों से गुजरना पड़े। तो इस मुतालिक मैंने पिछले संडे 3 घरों के अंदर मैं गया और मैंने रियलाइज किया कि आज भी देश के लोग, फैमिलीज, उनके गांव वाले उनको याद कर रहे हैं। ना केवल उनको याद कर रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स भी आ रहे हैं उनके घरों में उनको याद करने के लिए, जिससे एक एहसास होता है कि देश के अंदर अभी जान बाकी है और ये देश सुख और संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। मैं 3 घरों में जो संडे को गया उसके अंदर एक सूबेदार भूप सिंह 9 जाट के थे जिन्होंने बैटल ऑफ छम 1971 के अंदर हिस्सा लिया था। बहुत फेमस बैटल थी। एक चंद्रभान साहू 7th कैवलरी, उनके घर गया जिन्होंने बैटल ऑफ असल उत्तार 1965 में हिस्सा लिया और बैटल ऑफ डोगराई 1965 सरदार सिंह 3 जाट। सबसे पहले सुबह में सूबेदार भूप सिंह के घर पे गया जो अभी दिवंगत हुए हैं रिसेंटली। वो बैटल ऑफ छम के अंदर 9 जाट में थे और कंपनी के सीएचएम थे। 1971 की रात 9 दिसंबर 10 दिसंबर की रात बहुत ही खतरनाक थी इस इलाके के लिए, जिसके अंदर पाकिस्तान पिछले 3-4 दिनों से हिंदुस्तान की डिफेंस लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और ये वो लड़ाई थी जिसके बाद में पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम हो गई थी। इस इंटेंस बैटल के अंदर पाकिस्तान की 4 पंजाब ने कुछ हिस्सा 9 जाट का कब्जा कर लिया था, लेकिन वो इतना कमजोर था कि 10 डिवीजन के काउंटर अटैक आने से पहले पहले वो लोग वापस चले गए थे। इस खतरनाक लड़ाई के अंदर अगर दुश्मन एडवांस करके या कैप्चर करके आगे बढ़ जाता तो अखनूर को कब्जा करता और अखनूर पूरे जे.एंड.के को कट ऑफ करने का एक रास्ता बनता। कम से कम इस अखनूर के ऊपर कब्जा होने के बाद में पुंछ राजौरी सेक्टर आइसोलेट हो जाता और हिंदुस्तान के तकरीबन 11,000 सैनिक पाकिस्तान को सरेंडर करने पड़ते हैं, जिससे पाकिस्तान को ये मौका मिलता नेगोशिएशन टेबल के ऊपर कि वो देश के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इस ऑपरेशन के दौरान 9 जाट के 2 अफसर और 80 से ज्यादा अदर रैंक्स देश वीरगति प्राप्त हुए थे। सूबेदार भूप सिंह जो कि सीएचएम थे उस टाइम पे, वो अपने कंपनी कमांडर, घायल कंपनी कमांडर को लेकर के जा रहे थे और दुश्मन ने उनको एक एलएमजी बर्स्ट मारा और 3 गोलियां उनको लगी, वो भी घायल हो गए और कंपनी कमांडर ऑफ कोर्स वीरगति को प्राप्त हुए। अभी आप इसमें देख रहे हैं कि उनके जो सपुत्र हैं कर्नल राजकुमार, गांव वाले उनको ट्रेडिशनल अटायर कर रहे हैं ताकि वो आगे इस प्रकार के वीर फैमिली को बढ़ा सके। ये कहने में मेरे को खुशी होगी कि कर्नल राजकुमार भी एक शौर्य चक्र विनर हैं और देश के लिए उन्होंने भी वही वीरता से काम किया जो कि उनके पिताजी ने दिखाया था। चंद्रभान एक यंग सैनिक था जो 7th कैवलरी में रिक्रूट हुआ था और
लड़ाई के टाइम पे वो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। 7th कैवलरी 1965 के अंदर PT-76 एक लाइट एम्फीबियस टैंक से सुसज्जित की गई थी, और आपको पता है कि PT-76 मेन बैटल टैंक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि रिवराइन टेरेन के अंदर लड़ने के लिए एक बनाया गया औजार है, क्योंकि इसकी आर्मर थिकनेस बहुत ही कम है, जो कि तकरीबन 25 mm है। पाकिस्तान के पास में पैटर्न टैंक थे जिनकी आर्मर थिकनेस तकरीबन 250 mm थी, लेकिन इस सेक्टर के अंदर, 4 माउंटेन डिवीजन के सेक्टर के अंदर, जहां पे पाकिस्तान का 1 आर्मर डिवीजन अटैक कर रहा था, एंटी टैंक रिसोर्सेज की कमी होने के कारण 7th कैवलरी की एक स्क्वाड्रन को भी इंडक्ट किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक एंटी टैंक रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जा सके और पाकिस्तान के टैंकों के दबाव को किसी प्रकार से कम किया जा सके। ये लड़ाई 8 से 10 सितंबर के बीच में हुई, और पाकिस्तान ने खेमखरन को पहले कैप्चर किया था। उसके बाद में 4 माउंटेन डिवीजन ने इस प्रकार से अपने डिफेंसेस लिए कि पाकिस्तान इसका तोड़ नहीं सका। यहाँ तक कि 1 आर्मर्ड डिवीजन जैसे बलशाली फोर्स को उन्होंने हरा दिया। पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा पैटर्न टैंक बर्बाद किए गए, 40 कैप्चर किए गए, और ये बर्बाद टैंकों से आपको याद होगा एक पैटर्न नगर बनाया गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इतनी बड़ी टैंक की कोई लड़ाई नहीं हुई थी। हिंदुस्तान की सेना इसमें विजय हुई। यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि अगर ये डिफेंसिव लाइन तोड़ दी जाती तो उसके बाद में पंजाब के बाकी हिस्सों के ऊपर पाकिस्तानी सेना का कब्जा होना आसान था। यहाँ तक कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये बोलते हैं कि अगर ये लाइन अगर काबू कर लेते पाकिस्तान के लोग, तो शायद वो दिल्ली को भी कब्जा कर सकते थे। तो आप देखिए कितनी अहम बैटल के अंदर आम सैनिक, जो आज जिनके बारे में हम इतना कोई ज्यादा नहीं जानते, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था। हर एक इंसान कितनी बहादुरी से लड़ा, कितना उसने जोर लगाया। चंद्रभान इस युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए। 7th कैवलरी हालांकि टैंकों के साथ में सीधी नहीं लड़ी, लेकिन उसका काफी बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो एक नया इक्विपमेंट था जिसके बारे में दुश्मन को कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। सबसे अच्छी बात लगी कि उसका गांव, उसकी फैमिली आज भी 57 साल के बाद में उसका रिमेम्बर कर रही है। उनकी मूर्ति गांव के अंदर स्थापित की गई है। फोर माउंटेन डिवीजन के अंदर आर्मर एलिमेंट्स काफी इकट्ठे कर लिए गए थे धीरे धीरे, क्योंकि यहां अंदाजा लग गया था कि दुश्मन का काफी आर्मर का कॉम्प्लीमेंट अटैक कर रहा है, जिसके कारण ये काफी सारे जो आर्मर एलिमेंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेशन के लिए एक बहुत जरूरत पड़ी किसी एक कमांडर की। 2 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड यहाँ पे ऑपरेट किया कुछ समय के लिए, लेकिन उनको 15 डिवीजन के इलाके में भेज दिया गया और दोबारा वो 4 माउंटेन डिवीजन के इलाके के अंदर आए। लेकिन उस दौरान में जो 2 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर थे भरत सिंह, उनके नाम के ऊपर ये भारत फोर्स का निर्माण किया गया, और उन्होंने जितना भी आर्मर इस इलाके के अंदर ऑपरेट कर रहा था, जिसके अंदर 3rd कैव के भी कुछ एलिमेंट थे, एक स्क्वाड्रन 8 कैवलरी था, एक स्क्वाड्रन 7th कैव का था PT-76, फर्स्ट हॉर्स, 14 हॉर्स, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक एडहॉक हेडक्वार्टर बनाया गया, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और दुश्मन के दांत खट्टे किए। तीसरा पड़ाव सूबेदार सरदार सिंह के घर, जो कि तब नायब सूबेदार होते थे। 1965 की लड़ाई में लीडिंग प्लाटून कमांडर थे, लीडिंग कंपनी 3rd जाट रेजिमेंट के। 6 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने पंजाब का फ्रंट खोला और पाकिस्तान, जो कि J&K के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर दबाव डाला गया। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो अटैक था वो था लाहौर के ऊपर, जिसकी एक एक्सिस के ऊपर 3 जाट रेजिमेंट ने आगे बढ़ना था। 3 जाट रेजिमेंट को एक
छोटा टारगेट दिया गया था दयाल गांव के ऊपर कब्जा करने के लिए। लेकिन जब 3 जाट आगे बढ़ी और उन्होंने दयाल गांव के ऊपर कम कैजुअलिटीज के साथ में कब्जा कर लिया, तो उन्होंने पीछे नहीं मुड़े और आगे बढ़ते चले गए और जाकर के उन्होंने इच्छोगल केनाल पार करके डोगराई बाटापुर राम के इलाके के ऊपर, जो कि लाहौर के बाहर के इलाके हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया, जिससे पाकिस्तानी सेना के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ा। क्योंकि इतनी तेजी से आगे बढ़ने का हिंदुस्तानी सेना का प्लान नहीं था, इसलिए इस इलाके के अंदर एंटी टैंक वेपन्स इतने नहीं पहुंच पाए, लॉजिस्टिक्स ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाया, और साथ में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इस इलाके के ऊपर कंसंट्रेट करके खूब बम बरसाने शुरू किए, जिससे 3 जाट को वापस बुलाया गया। वापस आने के बाद में जब सिचुएशन हिंदुस्तान के फेवर में जाने लगी, तो इनको दोबारा से लॉन्च किया गया ताकि पंजाब के काफी इलाके के ऊपर कब्जा किया जा सके। और 22 सितंबर को 3rd जाट ने दोबारा से डोगराई के ऊपर कब्जा हासिल किया। दूसरी बार 3rd जाट के काफी सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। इस लड़ाई के अंदर हिंदुस्तान की सेना की जो कामयाबी थी, उसके कारण पाकिस्तान को झुकना पड़ा, क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा जो इलाका हिंदुस्तानी सेना के कब्जे में आ गया था और लाहौर के ऊपर प्रेशर पड़ गया था। इस जगह पे जितने भी सैनिक काम करने वाले थे, उन्होंने दिल से अपनी जितनी काबिलियत से उससे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया ताकि देश को बचाया जा सके। बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों को आज भी गांव के अंदर उसी प्रेम, स्नेह और इज्जत के साथ में याद किया जाता है। आज यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पहले काफी लड़ाइयां हो चुकी हैं। कुछ चीजें देखने लायक हैं जो कि सिमिलर हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में, और कई चीजें ऐसी हैं जो कि काफी अलग हैं, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिलरिटीज क्या है, क्या समानताएं हैं दोनों देशों के बीच की लड़ाइयों के बीच में। तो आप ये देखेंगे कि रशिया, सोवियत यूनियन का यूक्रेन और रशिया दोनों हिस्सा होते थे, वो एक ही देश था। इसी प्रकार से हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी 1947 से पहले एक ही देश थे। ये एक ही देश के लोग आपस में अभी लड़ रहे हैं। ये क्यों लड़ रहे हैं इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी इंसान को इंडिविजुअली इस चीज का कोई फायदा नहीं पहुंचता, लेकिन देश एज ए होल और जियो पॉलिटिक्स के कारण ये लड़ाइयां होती हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में तो यहां तक की है कि कई मोर्चों के ऊपर एक ही गांव के जो समूह के लोगों के बीच में लड़ाइयां हुई हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, जो कि आजादी से पहले बट गए थे। आप ये भी देखें कि यूक्रेन और रशिया और पाकिस्तान और इंडिया में फौज का सिस्टम तकरीबन सेम है, एक इथोस है, रेजिमेंटेशन सिस्टम एक ही है। पाकिस्तान को भी 1965 और 1971 में अमेरिका से काफी मदद मिली थी तैयारी करने के लिए और हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। उसी प्रकार से यूक्रेन को भी अमेरिका से और नेटो से काफी सहायता मिली। अगर हम दोनों लड़ाइयों के बीच में असमानताएं देखें, तो सबसे पहले हम देखें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई थी, और उसके कारण क्या है, प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल सोल्जर्स के बीच में लड़ाई करी थी। सिविलियन लोगों के ऊपर कम इसके ऊपर अटैक किया गया था, बहुत ही कम सिविल कैजुअल्टी हुई थी। जबकि यूक्रेन और रशिया के बीच में आज की तारीख में सिविलियन कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, और सिविल के जो लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बहुत ज्यादा है। इसके बीच में मैं बांग्लादेश को शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि वहां का हालात और वहां का नए देश का जन्म हुआ, उसकी सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। लेकिन जो पश्चिमी इलाका है या पश्चिमी पाकिस्तान जो था उस टाइम पे पहले, उसमें ये एक प्रोफेशनल लड़ाइयां लड़ी गई, और जो सुपीरियोरिटी ऑफ फोर्स अचीव की गई वो प्लानिंग और मनूवर के साथ में की गई। जबकि यूक्रेन और रशिया के बीच में, रशिया के पास बहुत बड़ी फौज है यूक्रेन के मुकाबले, तो रशिया के लिए
अटैक करना, चारों तरफ से अटैक करना भी पॉसिबल था, जो कि उन्होंने किया है। रशिया के पास में एयर सुपीरियरिटी है बिल्कुल, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लड़ाई के बीच में वेस्टर्न सेक्टर में किसी के पास में कभी भी पूरी एयर सुपीरियरिटी हासिल नहीं की गई थी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने जो दुनिया के बाकी के मुल्क थे उनकी बातें सुनी और लड़ाई को जल्दी खत्म किया। जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चले जा रही है, काफी सिविल के लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और काफी नुकसान हो रहा है दोनों देश की इकोनॉमी को, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, जिसके कारण बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे दुनिया के बारे में सोचें और दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया के की बात को समझें और उसी प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश करें। आखिर में ये बोलना चाहूंगा कि देखो, एक सैनिक या जो लोग हैं वो आपस में नहीं लड़ना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि रिलीजन और एथनिसिटी बेस्ड लड़ाइयाँ होती हैं, जिसके कारण लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और लोग अपना खून बहाते हैं। ये किस हद तक सही है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ।